वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है मुग़ल साम्राज्य की संस्कृति। ये मुग़ल साम्राज्य का आपका आखिरी टॉपिक होगा। तो देखते हैं। मुग़ल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य और संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुग़ल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्णकाल कहा जा सकता है। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल बोला गया था, तो इसको जो है दूसरा स्वर्ण काल बोला जा रहा है। किसको? मुग़ल काल को। ठीक है ना। मुग़ल चित्रकला एवं संगीत के बारे में जानते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में मुग़ल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। ठीक। चित्रकला में जो है, जो मुग़ल शैली का जो प्रारंभ है वो हुमायूं ने किया था। मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो है हुमायूं के समय में मुग़ल चित्रकला की आधारशिला रखी। तो मुग़ल जो है चित्रकला शुरू हुई हुमायूं के समय में, और ये मीर सैयद अली और अब्दुस समद हुमायूं के दरबार के जो है आपके चित्रकार थे। तैमूर घराने का राजकुमार, ये जो है इस शीर्षक से एक कपड़े पर बनाया गया चित्र जो है ये हुमायूं काल की सबसे अच्छी देन है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये तैमूर घराने का राजकुमार जो है ये हुमायूं के समय में एक चित्र है जो कि कपड़े पर बनाया गया था। ठीक है ना। ये नाम याद रखना, तैमूर घराने का राजकुमार। मुग़ल चित्रों में युद्ध दृश्य, शिकार, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारों का चित्रण, इन विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया जाता था। कौन कौन से? युद्ध दृश्य बनाए जाते थे, शिकार दृश्य बनाए जाते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते थे, पेड़ पौधों के भी दृश्य बनाए जाते थे, और जो है आपके दरबारों का चित्रण किया जाता था मुग़ल चित्रों में। ठीक है। अब उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा, मतलब फारसी कथाओं को भी चित्रित किया, उसके अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद में ऐतिहासिक रचना अकबरनामा और दूसरे पुस्तकों को भी चित्रों से सजाया। तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है किस नाम से किया गया है ये आपको बताया गया है। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद हो तो। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे कि मयूरी नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। तो किन किन रंगों का प्रयोग किया मुग़ल कालीन जो है चित्रकारों ने? मयूरी नीले रंग और लाल रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारों ने दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने का सिद्धांत अपनाया था। तो यूरोपीय चित्रकार जो आए थे अकबर के दरबार में, वो क्या करते थे? जो दूर वाली चीज़ें होती थी उनको छोटा बनाते थे। ठीक है ना। इस आकृति से अपने इसी से जो है जो आकृति बनती थी वो अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थी कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और दूर कहीं चीज़ें दिख रही हैं, जैसे पहाड़ वहाड़, इन सबको छोटा बनाया जाता था। कौन बनाते थे? ये यूरोपीय चित्रकार बनाते थे। ठीक। अब जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों पर पहुंची, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी का विकास हुआ किसके समय में हुआ? जहांगीर के शासनकाल में। इसीलिए जहांगीर के काल को क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग। ये जरूर याद रखना, चित्रकला का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग किसके काल को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियां और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। तो मनुष्य की एकल आकृतियां मतलब किसी मनुष्य की आकृति बनाना, ठीक है, और पशुओं की आकृति बनाना, ये जो है जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। शाहजहाँ को चित्रकला से उतना प्रेम नहीं था जितना कि भवन निर्माण कला से, क्योंकि जो है शाहजहाँ का काल क्या बोला जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। ठीक है। उसको चित्रकला ज़्यादा पसंद नहीं थी। शाहजहाँ ने क्या किया? रंगों के स्थान पर बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग आरंभ किया। जैसे कि चित्रकला में रंगों का प्रयोग किया जाता था, इसने क्या किया? दीवारों पर बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग आरंभ करवाया। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। ये आपका जो है यहाँ तक हो गया आपका चित्रकारी से रिलेटेड। अब आपका नीचे हम देखेंगे संगीत से रिलेटेड। अकबर के शासनकाल में जो तानसेन थे और स्वामी हरिदास, ये दोनों जो है प्रमुख ध्रुपद गायक थे। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, कौन से गायक थे? तो ध्रुपद गायक थे। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम दिए गए हैं। तो आईने अकबरी में कितने संगीतकारों के नाम दिए गए हैं? 36। ठीक। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद भी स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। मतलब औरंगजेब को वीणा बजाना पसंद था, लेकिन उसने जो है अपने दरबार में संगीत और नृत्य को बैन कर रखा था।
औरंगजेब के शासनकाल में ही सर्वाधिक भारतीय शास्त्रीय संगीत पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत पुस्तकों का अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ, तो वो हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के काल में ही संगीत और चित्रकला का पतन भी हो गया, क्योंकि इसने सब कुछ बैन लगा रखा था, तो इसीलिए चित्रकला और संगीत का पतन भी हो गया। ये चित्रकला से इतना चिढ़ता था कि अकबर का जो मकबरा था उसके अंदर चित्रों पर इसने सफ़ेदी पुतवा दी थी पूरी। मुगल काल में साहित्य के, अब देखते हैं साहित्य के बारे में। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी, फारसी, ठीक। और अकबर के समय में अबुल फजल द्वारा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद करके उसका नाम क्या रखा गया, अनवरे सुहायली। तो ये आपको याद रखना है, साहित्य में सारी चीज़ें याद रखनी है। साहित्य में जितनी चीज़ें लिखी हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं। तो अबुल फजल ने किसका जो है अनुवाद किया था फारसी, पंचतंत्र का, उसका नाम क्या रखा था, अनवरे सुहायली। तो अनवरे सुहायली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, किया था अबुल फजल ने। अकबर ने अथर्ववेद इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा, यानी कि अथर्ववेद का जो अनुवाद किया गया है किसके द्वारा किया गया है, इब्राहिम सरहिंदी ने किया है। और महाभारत, हरिवंश पुराण और रामायण का जो है अनुवाद किसने किया, बदायूनी ने किया। ये आपके फारसी भाषा में किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो फैज़ी के निर्देशन में बदायूनी ने आपका महाभारत का जो है फारसी अनुवाद किस नाम से किया, रज़्मनामा। ये नाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ महाभारत का उसका नाम क्या रखा गया, रज़्मनामा, ठीक है ना। और रामायण का भी जो अनुवाद किसने किया था, बदायूनी ने किया था। अथर्ववेद का किसने किया था जो है अनुवाद, इब्राहिम सरहिंदी ने किया था, ठीक। अब जो है अगला देखते हैं कि अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ये नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। एक आप लोग सुने होंगे अब्दुल अहमद लाहौरी, ठीक है ना। तो अहमद लाहौरी जो था वो था ताजमहल का वास्तुकार, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी कौन है, तो ये एक इतिहासकार था शाहजहाँ के ही शासनकाल में। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा, तो पादशाहनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। और इसमें उसने शाहजहाँ काल के इतिहास का वर्णन किया है, ठीक है। शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने क्या किया है, भगवत गीता, उपनिषद और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया है। तो किसका भगवत गीता, उपनिषद और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया, तो दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन थे, तो ये शाहजहाँ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। आगे देखते हैं, मध्यकाल के दौरान पर्शियन यानी कि फारसी भाषा में जो साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था, तो वो था चंद्रभान। फारसी भाषा में साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू, तो इसका नाम जरूर याद रखना आप लोग, चंद्रभान इसका नाम था, जिसने फारसी भाषा के साहित्य में कुशलता प्राप्त की थी। औरंगजेब की पुत्री, आपको औरंगजेब वाले टॉपिक में बताया गया था, ये सबसे बड़ी पुत्री थी जैबुन्निसा। और इसने क्या किया था, इसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलूम की स्थापना की थी। तो दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किया था जैबुन्निसा ने, किस नाम से, बैतुल उल उलूम नाम से। अब यहाँ पे कुछ जो है लेखक हैं और उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि आपको ज़रूर याद रखनी है। ये सारी पुस्तकें जो है एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी की कौन सी पुस्तक है, मुंतखब उत तवारीख, मुल्ला दाऊद तारीख़ अल्फ़ी, निज़ामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी, अब्दुल बाकी की मासिर रहीमी, इनायत खां की पुस्तक है शाहजहाँनामा, और मोहम्मद काजिम की पुस्तक है आलमगीरनामा। ईश्वर दास ने लिखी है फतूहात आलमगिरी, और भीमसेन ने लिखी है नुस्ख ए दिलकुशा। इसको 2-3 बार 4 बार आप लोग याद कर लेंगे। ये सारी बुक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देखेंगे हम लोग स्थापत्य कला के बारे में मुग़ल काल के। तो स्थापत्य कला के बारे में आपको जब मुग़ल काल पढ़ाया जा रहा था तो उसमें हर राजा के बारे में बताया गया, हर बादशाह के बारे में किसने किसका निर्माण कराया था वो बता दिया था। तो उसको मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। मुग़ल शाहजहाँ
मुग़ल शाहजहाँ शहंशाहों के किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आगरे का किला हो गया और लाल किला हो गया। इसमें क्या हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कई इमारतों में लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो दोनों का प्रयोग हुआ है, किन में, लाल और सफ़ेद दोनों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हुमायूं का मकबरा हो गया और अकबर का मकबरा, इनमें जो है लाल और सफ़ेद दोनों जो है बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। लेकिन केवल लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग कहाँ हुआ है, आगरा के लाल किले और जो दिल्ली का आपका लाल किला है। ठीक है ना। अब देखेंगे, इन महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। किसका किसका, स्थानीय गुजराती, बंगाली और फारसी शिल्पकला का मिश्रण इन सभी महलों में मिलता है। जैसे कि आपको याद रखना है, जोधाबाई के महल का जो छज्जा है वो गुजराती शैली में निर्मित है। तो जोधाबाई का महल कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में है जोधाबाई का महल। ये गुजराती शैली में निर्मित है, वहाँ का जो छज्जा है। मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे कि नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृति और ज्यामितीय आकृतियों को बनाने के लिए किया। तो किसका प्रयोग, अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे कि नीलमणि, फिरोजा, इन सब का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृति और ज्यामिति आकारों को बनाने के लिए किया। और इस सजावट की पद्धति को ही पियत्रा द्यूरा कहते हैं। तो आप इस सजावट की पद्धति को याद रखेंगे, पियत्रा द्यूरा होता है। क्या होता है इसमें, बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया जाता है फूलों की आकृतियाँ और ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए। जैसे कि ये देखिए, आपको दो फिगर दिख रहे हैं, ये आपका प्रयोग किया गया है ताजमहल में। और इस तरह का पियत्रा द्यूरा एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। और ताजमहल को तो आप जानते हैं किसने बनवाया था। और देखिए, मुगलों के गुंबदों की विशेषता क्या है, दो गुंबदों का प्रयोग। मुगलों के जो गुंबद बनते थे उसमें दो गुंबदों का प्रयोग किया जाता था। एक बड़े गुंबद के अंतर्गत एक छोटा गुंबद, जैसे कि ताजमहल का गुंबद जो है ये भी आपका एक बड़े गुंबद के अंदर छोटे गुंबद का उदाहरण है। ठीक। शेरे मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं ने वेधशाला और पुस्तकालय का निर्माण कराया था। शेरे मंडल याद है, जहाँ की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी ना। तो शेरे मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं ने वेधशाला और पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ। तो ये जो है वेधशाला है, बनारस की वेधशाला किसने बनवाई थी, तो ये अकबर ने बनवाई थी। ठीक है ना। और बाबर ने आगरा में आराम बाग और जोहरा बाग तथा काबुल में बागे वफा और बागे कला नामक उद्यान का निर्माण कराया। तो ये आप जो है इनके उद्यानों को याद रखेंगे कि आगरा में आराम बाग और जोहरा बाग तथा काबुल में बागे वफा और बागे कला नामक उद्यान किसने लगवाया, तो बाबर ने लगवाया। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग और निषाद बाग लगवाया था। तो शालीमार बाग और निषाद बाग किसने, जहांगीर ने लगवाया था। ठीक है ना। इसकी जो है आधारशिला रखी थी किसने, जहांगीर ने। और आराम बाग, जोहरा बाग आगरा में बाबर ने, और काबुल में बागे वफा और बागे कला किसने, बाबर ने। शाहजहां ने कश्मीर में निषाद बाग और चश्मा-ए शाही उद्यान लगवाए थे। ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करेंगे और उन दोस्तों तक भी पहुँचाएँगे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।